नमस्कार मित्रों, आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें और उस पर ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मित्रों, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में अभी हम विशेषण पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने अब तक पढ़ा है विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा, अर्थात संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं जब वो विशेषण के रिश्ते में बन जाए। फिर विशेषण के दो रूप पढ़े हमने, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण जिसे सामान्य विशेषण या विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है, दूसरा था विधेय विशेषण। फिर हमने पढ़ा प्राय विशेषण, उसके बाद हमने पढ़ा विशेषण के भेदों की संख्याएं। मूलतः भेदों की संख्याएं 4 करनी है, 4 नहीं है तो 5 करना है। 5वां कौन सा था? व्यक्तिवाचक था। ये अब तक हमने पढ़ लिया है और अब आगे आज पहला विशेषण का भेद, गुणवाचक विशेषण। क्या है मित्रों गुणवाचक विशेषण? नाम से पता है, गुणवाचक, गुणों का वाचक, यानी कि ऐसा विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बताए लेकिन वो वाचक किसका हो? गुण का वाचक हो। अब गुण में इसका मतलब नहीं है कि मेरिट्स भी हो, डिमेरिट्स यानी दोष भी हो सकते हैं। तो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, ये जो शब्द बोल रहा है इसको सुनिएगा गंभीरता से, क्योंकि यहीं से गुणवाचक विशेषण के उपभेद बनते हैं। हालांकि उपभेदों की कोई नियत संख्या ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जाता है, अभी हम चर्चा करेंगे। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्वाद, अवस्था, दशा, स्पर्श, दिशा, रंग, काल आदि का बोध कराते हो, ऐसे विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं पहले परिभाषा। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, ये जो शब्द लिख रहे हैं यानी कि गुण से जुड़े हुए जितने भी शब्द होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। गुणों से जुड़े हुए जितने भी शब्द जैसे अच्छा, भला, बुरा, माफ चाहूँगा, सच्चा, विनम्र, चतुर, सरल, सीधा साधा, गुण, दोष, दोषों से जुड़े हुए जितने भी शब्द जैसे बुरा, खराब, हीन, दुष्चरित्र, पापी, अन्यायी, दुष्ट, ये क्या है? दोष से जुड़े हुए गुण, दोष, दशा। दशा की हम बात कर रहे हैं, किस दशा में है? जैसे गरीब है, अमीर है, हृष्ट पुष्ट है, भला है, चंगा है। अवस्थाएं जैसे गीला, सूखा, शुष्क, आर्द्र, ये सारी क्या है? अवस्थाएं हैं। उसके अलावा रंग, आकार, स्वरूप, दिशा, स्पर्श, स्वाद, ये सारे क्या है? इनसे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं। गंध, काल, गंध, काल, जैसे ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, नवीन, प्राचीन, ये सारे क्या है? काल है। स्थान, जो कि जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्तिवाचक विशेषण का एक भेद बन जाता है। आदि का बोध कराते हो, आदि का बोध कराते हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। मित्रों समझिएगा, बहुत शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं, कोई सीमा नहीं है, असीम शब्द हैं। गुणवाचक विशेषण को कैसे समझेंगे और यहाँ कैसे उपभेदों के प्रश्न बनते हैं? गुणों से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, जैसे मैं शब्द के कुछ उदाहरण दे रहा हूं। गुण हमने लिखा है, इसका मतलब है कि गुण से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं वो अगर विशेषण का काम करेंगे तो किस में जाएंगे? गुणवाचक में जाएंगे। जैसे अच्छा, भला, सच्चा, विनम्र,
चतुर, सरल, सीधा साधा, ये सारे क्या है? गुण है। दोषों से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, दोष से संबंधित, सारे किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे बुरा, खराब, हीन, दुष्चरित्र, पापी, अन्यायी, ये सारे क्या है? दोष हैं। दशाएं कैसी है उसकी? किस दशा में? गरीब, अमीर, हृष्ट पुष्ट, चुस्त, ये सारी क्या है? दशा है। किस दशा में है? अवस्था कैसी है उसकी? गीला, सूखा, शुष्क, नम, आर्द्र, इनसे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, ये एक एक शब्द लिखे, इससे संबंधित जितने भी शब्द हैं सारे कहाँ जाएंगे? गुणवाचक विशेषणों में शामिल किए जाते हैं। रंग, जितने भी रंग है, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, जितने भी रंग है सारे किस में जाएंगे? गुणवाचक में शामिल किए जाते हैं। आकार से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, सर्पाकार, चतुर्भुजाकार, बेलनाकार, ये सारे के सारे आकार से जुड़े जितने भी शब्द हैं, अगर विशेषण का काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? गुणवाचक में शामिल किए जाते हैं। स्वरूप कैसा है उसका? दिशा, जैसे उत्तरी, पूर्वी, जैसे दक्षिणी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, जितने भी दिशाओं से बनने वाले शब्द हैं विशेषण की तरह काम करने वाले। स्पर्श से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं। अब स्पर्श का मतलब कैसे है? जैसे चिकना है, मुलायम है, खुरदरा है, ये क्या देखने से मालूम चलेगा? क्या स्पर्श करने से मालूम चलता है। स्वाद से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, कड़ुआ, ये सारे क्या है? स्वाद से जुड़े हुए शब्द हैं। अगर विशेषण में रखोगे तो कहाँ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में शामिल किया जाता है। गंध से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, सुगंध, है ना, जितने भी गंध से जुड़े हुए शब्द हैं। काल, जैसे नवीन, काल से जुड़े हुए शब्द हैं, जैसे ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, पुराना, नवीन। स्थान से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे जयपुरी, बीकानेरी, नागौरी, भारतीय, हिंदुस्तानी, जापानी, चीनी, ये सारे के सारे शब्द कहाँ जाते हैं? गुणवाचक विशेषणों में शामिल किए जाते हैं। अब इसके उपभेद का प्रश्न कैसे आता है, कैसे आपको करना, दो तरीके होंगे। मान लीजिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं और मैं आपसे पूछूं, भारतीय लोग दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। अब आप विशेषता किसकी बता रहे? लोग की। ये विशेष्य है, पूरी बात सुनिएगा, जो कल भी पढ़ी है, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं। ये विशेष्य है, ये क्या है? विशेषण है, हाँ है ना। अब विशेषण के रूप पूछो, अभी कल वाली कहानी को रिपीट कर रहा हूं, तो विशेषण के रूप में कहोगे ये उद्देश्य विशेषण है, हाँ है ना। अब विशेषण के भेद में पूछोगे तो आप क्या कहोगे? गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक में भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया कि भारतीय लोग में जो भारतीय विशेषण है ये क्या है? ए गुणवाचक, ब स्थानवाचक, जो व्यक्तिवाचक की हम चर्चा कर रहे थे। अब जब निकटतम उपभेद पास में आ जाएगा, यही प्रश्न हो और आपके पास दो विकल्प हो, इसमें पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा? ए गुणवाचक, ब संख्यावाचक, स परिमाणवाचक, द सार्वनामिक विशेषण, तो आपका आंसर क्या होगा? गुणवाचक होगा। लेकिन इसमें दोनों चीजें आ गई, गुण भी आ गया और मान लीजिए यहां पर ए गुणवाचक और ब व्यक्तिवाचक, तो पहले क्या करोगे? व्यक्तिवाचक करोगे, क्योंकि ये इसका भारत स्थान से बना हुआ शब्द है। यानी कि जहां जहां उपभेदों के प्रश्न आ जाते हैं तो प्राथमिकता में निकटतम उपभेद पहले करना होता है, क्योंकि कल हमने आपको समझाया कि विशेषणों के भेदों की संख्याएं 4 ही होती है। लेकिन कुछ विद्वान ये जो स्थान का बोध कराने वाले जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, उनसे बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। संख्या की दृष्टि से 4 करना है, 4 नहीं है तो 5 करना है। लेकिन जब उपभेदों के प्रश्न आते हैं तो मित्रों निकटतम उपभेद पहले करना होता है। अब व्यक्तिवाचक नहीं होता तो आप क्या करते? गुणवाचक करते। लेकिन दोनों आया तो पहले क्या करोगे? निकटतम उपभेद करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक और उदाहरण लिखा, चिकना पत्थर लगा दो। मुझे बताओ विशेषता किसकी बता रहे हो? पत्थर की। ये विशेष्य है, ये आपका विशेषण है, ये आपका क्या है? विशेषण है। विशेषण में कैसा विशेषण है?
गुणवाचक विशेषण, क्योंकि हमने लिखा स्पर्श से जुड़े हुए सारे शब्द किस में जाएंगे, गुणवाचक में। लेकिन अगर आपका विकल्प इस तरह रहा, इसका आंसर हुआ ए। अगर मान लीजिए अ ब स द मैं कह रहा हूं, अ कहा गुणवाचक, आंसर तो गुणवाचक ही है, लेकिन आप देखो ब कहा स्पर्श बोधक, यानी यहां कह दिया गुणबोधक। वाचक कह दो चाहे बोधक कह दो, एक ही बात है। नंबर 2 कहा स्पर्श बोधक, वो कंफ्यूज करने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग करता है। 3 में लिख दिया स्वाद बोधक, और 2 में लिख दिया, आपका चौथा लिख दिया उसने गंध बोधक। मुझे बताओ मित्रों, आंसर तो 2 सही है, क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण भी तो है, लेकिन हमने कहा देखिए ये जो शब्द है ये गुण ना होकर के ये क्या है, चिकना शब्द क्या है, स्पर्श बोधक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये गुणवाचक विशेषण के उपभेदों की हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके उपभेद कैसे होंगे। ये सारे गुणवाचक के उपभेद हैं, गुणबोधक, दोषबोधक, दशाबोधक, अवस्था, रंग, आकार, स्वरूप, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध, काल, स्थान, ये सारे के सारे क्या हैं, गुणवाचक के उपभेद माने जाते हैं। हालांकि मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि इनके उपभेदों की संख्याएं नहीं होती है। ये तब काम आता है जब आपको इस तरह का प्रश्न दे दिया जाता है, वहां आप सोचते हैं कि ये तो सर ने कहा था ये गुणवाचक है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गुण है, देखिए ये सारे जाएंगे गुणवाचक में भी, लेकिन जब आप एग्जाम में जा रहे हैं वहां पर निकटतम उपभेद आपके पास मौजूद हो, क्योंकि यहां पर गुण भी है लेकिन गुण में अलग शब्द आएंगे, यहां पर स्पर्श भी है, तो चिकना शब्द पहले गुण में जाएगा कि स्पर्श में जाएगा, कॉमन सी बात है, स्पर्श में जाएगा। लेकिन यहां स्पर्श नहीं होता तो आप क्या करते, गुणबोधक करते। इसमें मित्रों कहानी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्वाद, आयु, स्पर्श आदि का बोध कराते हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषणों के कई उपरूप भी होते हैं। ये उपरूप निर्भर करेगा बने हुए शब्द पर कि वो शब्द किस स्थिति का है, उसी के आधार पर इनके उपभेदों के नामकरण किए जाते हैं। ध्यान रखें, गुणवाचक और इसका निकटतम उपभेद आया तो पहले आपको निकटतम उपभेद करना है, चाहे वो व्यक्तिवाचक वाला हो। व्यक्तिवाचक में वही आएंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए विशेषण हों। अगला आता है मित्रों दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। बहुत इजी भी है, सरल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। संख्यावाचक विशेषण, नाम से पता है, अभी हम जो विशेषण बता रहे थे उसमें जो विशेषण शब्द थे वो गुण थे या दोष थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, गुणवाचक रख दिया। अब हम जो विशेषण का भेद पढ़ रहे हैं उसमें गुण नहीं है, यानी कि किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो हम बताएंगे, लेकिन वो विशेषता किसी गुण से बताने की बजाय हम विशेषता किसी संख्या से बताएंगे, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर मान लीजिए आपका कोई विशेषण शब्द निश्चित है, जैसे आपने कहा 5 लोग, मुझे बताओ विशेषता किसकी बता रहे, लोगों की। अब लोग कितने हैं, 5, तो 5 क्या कोई गुण है क्या, 5 संख्या है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन आपने कहा कुछ लोग, अब मुझे बताइए विशेषता किसकी बता रहे, लोगों की, लेकिन लोग निश्चित नहीं हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित गणना, निश्चित या अनिश्चित गणना, गणना इसलिए कह रहे हैं कि कहीं कहीं ना कहीं उनका काम क्या है, गिनने का है। निश्चित या अनिश्चित गणना आदि विशेषणों का निश्चित हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है, का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये जो संख्यावाचक विशेषण मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, मैं चार्ट बना रहा हूं यहां पर क्योंकि इनमें उपरूप भी चलते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित
संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, दो प्रकार के विशेषण होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे तो वो कहाँ जाएगा? निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। और अगर वो संख्या है, यानी किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हो और वो संख्या होने के बावजूद भी निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या बोधक, यानी निश्चित तो है लेकिन निश्चित में भी पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1, 5, 10, 100, 1000, ये क्या है मित्रों? संख्याएं हैं, निश्चित है। जैसे मैंने कहा एक पेन, मुझे बताओ पेन कितना? एक पेन की क्या है? संख्या है। और जब संख्या का बोध करा रहे हैं तो संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन उसमें एक क्या है? निश्चित है। निश्चित में पूर्ण संख्या है। जैसे पूर्ण अपूर्ण संख्याएं होती है, उसी तरह दूसरा होता है अपूर्ण संख्या बोधक। क्योंकि इसके प्रश्न आते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न दे दिया जाता है कि 1.5 रुपए में पेन खरीदा। अब आपसे पूछेंगे कि ये जो 1.5 रुपया विशेषण है ये क्या है, तो आप कहोगे संख्यावाचक है, क्योंकि रुपये 1.5 की बात कर रहे हैं, गणना की बात कर रहे हैं, उसमें भी निश्चित है क्योंकि फिक्स है 1.5 रुपया। लेकिन आपसे कहेंगे कि ये जो 1.5 है वो निश्चित तो है, लेकिन निश्चित में पूर्ण है या फिर अपूर्ण है, तो आप कहेंगे अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। कैसा है? अपूर्ण, क्योंकि 1.5 निश्चित अपूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दूसरा भेद है अपूर्ण संख्या बोधक। जैसे 1.5, 2.5, 5.5, मुझे बताओ ये निश्चित तो है मित्रों, लेकिन निश्चित में संख्या कैसी है? अपूर्ण संख्या है। अगर मैं कहूं कि 5.5 रुपए में पुस्तक खरीदी, मुझे बताओ विशेषता किसकी बता रहे हैं? पुस्तक की। पुस्तक कितने की? 5.5 रुपए की। अब ये 5.5 जो रुपया है, ये 5.5 मुझे बताओ निश्चित है कि नहीं है? लेकिन उसमें भी क्या है? अपूर्ण संख्या है। ये इसके उपरूप चलते हैं, यानी कि निश्चित संख्या तो हो लेकिन उसमें भी पूर्ण संख्या शब्द है या फिर अपूर्ण संख्या शब्द है। उसी तरह से गुणा या आवृत्ति बोधक, गुणा या आवृत्ति बोधक। अब गुणा और आवृत्ति का मतलब जैसे दुगुना। अब मुझे बताओ दुगुना संख्या है कि नहीं है? लेकिन संख्या में भी कैसे है? गुणा बोधक है। संख्या है, संख्या में निश्चित है, लेकिन निश्चित में भी गुणा बोधक है। दुगुना, तिगुना, 5 गुना, ये क्या है? इस तरह के जितने भी शब्द होंगे। उसी तरह से हम कह सकते हैं क्रमवाची, जैसे क्रम का बोध करा रहा है, क्रमवाची। जैसे पहला, दूसरा, 5वां, ये क्या है? ये एक निश्चित तो है। मैंने कहा 5वें लड़के को बुलाओ, विशेषता किसकी बता रहे हो? लड़के की। अब लड़का कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कह रहे हो। कॉमन सी बात है कि 5वें को बुला रहे हो तो निश्चित की बात हो रही है। 5 बेटे, पहला लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आपने कहा भैया 5वें को बुलाओ, निश्चित है कि इस 5वें को ही बुलाना है, लेकिन इस 5वें को क्या कहोगे? निश्चित तो है, लेकिन 5वां शब्द क्या कोई पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण है? क्या गुणा है? बल्कि किसका बोध करा रहा है? क्रम का बोध करा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसलिए ऐसे शब्दों को क्रमवाची कहा जाता है। उसके अलावा आता है आपका समूह। क्रमवाची के अलावा भी एक और आप पहले पढ़ सकते हो, आप जैसे समूहवाची कह सकते हो। समूह या समुदायवाचक विशेषण, जैसे दोनों, तो दोनों का क्या है? समूह है। पांचों, ये क्या है? समूह है। दोनों, पांचों, युगल, ये क्या है? सैकड़ा, 100 का क्या है? समूह है। दोनों, पांचों, युगल, सैकड़ा, ये क्या है? 100 का समूह है। निश्चित है कि मैंने कहा 1 सैकड़ा, या मैंने कहा प्रति सैकड़ा, सैकड़े के 2 रुपए लेंगे, 5 रुपए सैकड़ा, तो 1 सैकड़ा का मतलब क्या? 100 है। निश्चित है कि 100 की चर्चा कर रहे हो, लेकिन ये सैकड़ा कब बनता है? जब 100 का क्या हो? समूह हो, यानी निश्चित है, लेकिन निश्चित में भी समूह या समुदायवाचक है। उसी तरह से एक और होता है प्रतिवाचक
या विभागवाचक, वाचक शब्द मैं नहीं लिख रहा हूं, ऊपर लिख दिया हमने एक बार, इसलिए ध्यान रखना। प्रतिवाचक कह सकते हो, विभागवाचक कह सकते हो, इसे एक विप्सावाचक भी कहते हैं। विप्सा, प्रतिवाचक, विभागवाचक या विप्सावाचक। जैसे प्रत्येक, प्रति, जैसे प्रतिदिन, दिन कितना, प्रति, प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति कितना, प्रत्येक। उसी तरह से प्रति सप्ताह, जैसे आप कह सकते हो प्रति सप्ताह। ये सारे क्या है, निश्चित तो है। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को एक एक लड्डू दे दो, मुझे बताओ लड्डू कितना, एक एक। निश्चित संख्या है, लेकिन निश्चित में वहां पर वो क्या है, पूर्ण निश्चित संख्या है। लेकिन कहा प्रत्येक बच्चे को, बच्चे कितने, आप विशेषता किसकी बता रहे हो, बच्चे की। बच्चा कितना, प्रत्येक। अब प्रत्येक है तो स्पष्ट है कि आप 1 by 1 की बात कर रहे हो, लेकिन यहां पर प्रत्येक शब्द क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, अपूर्ण है, नहीं, गुणा है, नहीं है, क्रम है, नहीं है, समूह नहीं है, बल्कि क्या है, प्रति, विभाग या विप्सावाचक के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित गणना का बोध कराए, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कई प्रकार के होते हैं, पूर्ण, अपूर्ण, गुणा, क्रम, समूह, प्रति अथवा विप्सावाचक के नाम से जाने जाते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने साथ साथ बोले हैं। अगला है, आप जब वीडियो देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपको कम धीरे समझ में आ रही हो, तो उसको आप वीडियो का जो स्पीड है उसको धीरे में कर करके आप आराम से सुन सकते हैं। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित गणना का बोध नहीं कराए, तो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत, कुछ, कई। परिभाषा मैंने बोल दी है, आप समझना इसको। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं, कई, बहुत, अधिक, कई, बहुत, अधिक, थोड़े। अब मुझे बताओ, मैंने कहा कई लोग, अब ये कई शब्द क्या है, कई लोग, कुछ लोग, अधिकतर लोग। मुझे बताया विशेषता किसकी बता रहे हैं, लोगों की बता रहे हैं कि बहुत लोग थे, अधिक आदमी थे, थोड़े से थोड़े लोग थे। हालांकि ऐसे का प्रयोग मात्राओं के लिए करना चाहिए, लेकिन हम कई बार प्रयोग कर लें, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए हम लोगों को। कुछ लोग, अधिकतर लोग, सैकड़ों लोग। अब देखिए, मैं सैकड़ा कहता तो क्या था, पक्का 100 की बात हो रही थी। लेकिन अगर मैं सैकड़ों कहूं तो मुझे बताइए सैकड़ों में कंफर्म हो रहा है क्या, कितने हैं, निश्चित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सैकड़ों में तो 200, 400, 500 कितने हो सकते हैं, सैकड़ों लोग, सैकड़ों पक्षी। जैसे मैंने कहा, आंधी में सैकड़ों पक्षी मारे गए। अब कॉमन सी बात है कि पक्षी गिनने के योग्य हैं, आप विशेषता पक्षी की बता रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन सैकड़ों से निश्चित गणना का बोध नहीं हो रहा है। जैसे मैं 10 कहता तो निश्चित हो, लेकिन मैंने कहा 10-12 लोग थे। अब 10-12 से पता चल रहा है क्या 10, 11, 12 में से कितने थे। तो ऐसे विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ, राम ने बहुत समोसे खाए, मुझे बताओ विशेषता किसकी बता रहे हो, राम की नहीं ना, समोसे की। समोसे कितने, बहुत। अगर मैं कहता कि राम ने 5 समोसे खाए तो समोसे 5 हुए, निश्चित हो गए। लेकिन हमने कहा राम ने बहुत समोसे खाए, तो कंफर्म नहीं है कि 1, 2, 3, 5 कितने खाए। तो ऐसे विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। अगला आता है मित्रों परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। यह भी 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण में आप संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहे थे, संख्या बता रहे थे। अब कह रहे हैं परिमाण। परिमाण का मतलब क्या मित्रों, मापतोल। परिमाणवाचक यानी मापतोल का बोध कराए, यानी कि जो विशेषण किसी वस्तु, पदार्थ, अब वस्तु हो चाहे पदार्थ हो, है तो संज्ञा ही ना। देखो, मैंने वस्तु पदार्थ इसलिए लिखा है कि मापतोल वस्तु और पदार्थ के संदर्भ में होता है।
इसलिए हमने वस्तु पदार्थ लिख लिया। संज्ञा भी लिख सकते थे आप। अब कोई वस्तु है, पदार्थ है, तो उसका नाम है, नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित अथवा अनिश्चित, और यही इसके दो भेद हैं। जिस तरह से संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, वैसे ही परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, मापतोल, पैमाना आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। स्पष्ट है कि अगर कोई मात्रा, मापतोल निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और अगर आपकी मात्रा और मापतोल निश्चित नहीं है, जैसे मैं दो तरह से बोल रहा हूं, मैंने कहा राम ने 5 किलो दूध खरीदा, मुझे बताओ विशेषता किसकी बता रहे हो, दूध की, किलो की नहीं। किलो तो मापने की एक इकाई है मित्रों, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी परिमाणवाचक को संख्यावाचक की तरह क्या समझ लेता है कि साहब किलो 5 है ना तो 5 है, गिन रहे। भाई किलो ये तो मापने की एक इकाई है, आप विशेषता किलो की नहीं बता रहे, आप विशेषता वास्तव में दूध की बता रहे हैं कि 5 किलो दूध खरीदा। मुझे बताओ दूध कितना खरीदा, 5 किलो। अब ये 5 किलो क्या है, मात्रा है, मापतोल है, लेकिन निश्चित है। लेकिन मैं यूं कहूं राम ने थोड़ा दूध पिया, विशेषता किसकी बता रहे हो, दूध की बता रहे हो ना। अब थोड़ा जो शब्द है वो विशेषता दूध की बता रहा है। अब मुझे बताओ दूध गिनने वाला है कि मापने वाला है, मापने वाला है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। ये बात यहाँ इसलिए समझा रहे मित्रों क्योंकि अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में कई शब्द सिमिलर हैं, एक जैसे चलते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका विशेष्य है, अर्थात जो आपकी संज्ञा है, जिसकी आप विशेषता बता रहे हो, वो गिनने के योग्य है या फिर मापने के योग्य है। अगर गिनने के योग्य हुई तब तो अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा, और अगर मापने के योग्य हुई तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। निश्चित संख्या और निश्चित परिमाणवाचक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि निश्चित परिमाणवाचक में हर हाल में आपको मापने की इकाई साथ में मिलेगी, जैसे किलो, लीटर, मीटर, ग्राम, इस प्रकार की इकाइयां साथ में मिलती है। इसलिए मापने की इकाई से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आप परिमाण की और निश्चित परिमाण की बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनकी आप विशेषता बता रहे हो और अनिश्चित है। अब अनिश्चित में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिमाणवाचक में भी चलते हैं और संख्यावाचक में भी चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट उस संज्ञा पर करना है कि वो जो संज्ञा उस वाक्य में आई है वहां ध्यान रखना। और संज्ञाओं में भी देखो मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो कई बार तो मापतोल की तरह, संख्या की तरह प्रयोग नहीं होती है, परिमाण की तरह प्रयोग होती है, और कई बार वही संज्ञा शब्द वाक्य में संख्या की तरह प्रयोग हो जाती है। जैसे मैं कहूं राम ने कुछ आम खरीदे या राम ने कुछ आम खरीदे, तो यहां पर राम ने कुछ आम खरीद रहे हैं, तो खरीदने के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। ये मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, मैं वापस समझा रहा हूं आपको कहानी। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में चलने वाले जो शब्द हैं, जैसे मैं पहले लिख देता हूं आपके लिए यहां पर, थोड़ा, बहुत, ढेर सारा, ढेर सारा, ये वो शब्द है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उसमें पढ़े थे, अनिश्चित संख्यावाचक में भी पढ़े थे। जरा सा लिख दिया हमने, थोड़ा, बहुत, कम, कम,
ये इस तरह के जो शब्द हैं अभी हमने पढ़े थे वहाँ पर तनिक, ये वहाँ नहीं था, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने वहाँ पर भी पढ़े। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे शब्द हैं जो कभी कभी अनिश्चित संख्यावाचक में भी चलते हैं और कभी कभी अनिश्चित परिमाणवाचक में। आप दोनों में अंतर कैसे करोगे? तो उसके लिए तरीका है कि आप जिस संज्ञा की विशेषता बता रहे हो, मैं पहले यहाँ इसीलिए आया हूँ कि पहले इसको स्पष्ट कर देता हूँ। जिस संज्ञा की आप विशेषता बता रहे हो वो संज्ञा उस वाक्य में किस संदर्भ में आई है? क्या वहाँ कहने वाला व्यक्ति जो बात आपके सामने रख रहा है जिस वाक्य के माध्यम से, वहाँ वो बात खाने के संदर्भ में कर रहा है या फिर मापतोल के संदर्भ में कर रहा है? जैसे मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। राम ने बहुत आम खरीदे। देखो, राम ने आम खरीदे, विशेषता किसकी बता रहे हो? आम की। क्या है आम? अब मुझे बताओ, आम खरीदे हैं तो खरीदने के लिए कोई 1, 2, 4 आम नहीं खरीदेगा। अगर मैं कहता कि राम ने 5 किलो आम खरीदे, राम ने 5 किलो आम खरीदे। देखो ये कुछ शब्द अभी मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ। आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं, अभी ये लिखा आपने थोड़ा, थोड़ी, थोड़े। राम ने बहुत आम खरीदे। अब मुझे बताओ, जब खरीदे हैं तो यहाँ पर ये बहुत शब्द जो है ये स्पष्ट है कि गिनने की चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि खरीद रहा है तो बहुत सारे खरीद रहा है, तोल में खरीद रहा है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब मैं इसी आम की विशेषता बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि फ्रूट्स जो है वो खरीदे जाते हैं और कॉमन सी बात है, खरीद रहे हैं तो गिन के नहीं बल्कि माप तोल में आते हैं। लेकिन कभी कभी हम जो क्रिया शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरह प्रयोग कर रहे हैं कि वहाँ हमारे जहन में वजन नहीं रहता है, मापतोल नहीं रहता, बल्कि संख्या रहती है। जैसे मैंने कहा राम ने 5 आम खाए। मुझे बताओ यहाँ आम क्या है? 5 है। क्या यहाँ आम में चर्चा गिनने की हो रही है कि तोलने की हो रही है? गिनने की हो रही है। वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। उसी तरह इसी का प्रयोग कर लूं कि राम ने कुछ आम खाए। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये कुछ शब्द जो है वो क्या कर रहा है? आम की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ खाने के संदर्भ में गिनने की बात हो रही है, तोलने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ हम तोल करके नहीं कर रहे। हमने कुछ आम खाए, 2-3 आम उठा करके खा लिए, तो यहाँ पर यही शब्द क्या बन गया आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक बन गया। जबकि इसी शब्द को आप पहले माफ चाहूँगा अनिश्चित संख्यावाचक बन गया और यहाँ पर यह अनिश्चित परिमाणवाचक बन गया। यानी कि सरल सी कहानी है, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते समय अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक वाले विशेषण के भेदों में ये ध्यान में रखना होगा कि जिस संज्ञा की आप विशेषता बता रहे हो वह संज्ञा मापने के योग्य है या फिर तोलने के योग्य है। यदि मापने के योग्य है तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक में चल जाएगा, और यदि वह तोलने के योग्य है, गिनने के योग्य है, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक में शामिल कर लिया जाता है। अब मैं वापस आ रहा हूं निश्चित परिमाणवाचक में। जैसे 5 किलो, 10 गज। अब पता है कि किलो कितना? 5 निश्चित है, 10 गज निश्चित है। जैसे मैंने कहा 100 ग्राम। अब स्पष्ट है कि 100 ग्राम की बात हो रही है, निश्चित परिमाणवाचक है। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। स्पष्ट है कि बात किसकी हो रही है? मेजरमेंट की हो रही है, माप तोल पैमाना की हो रही है। और माप और तोल पैमाना यदि आपका निश्चित है तो वो निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा, और निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। यहाँ वाली कहानी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा मित्रों। एक बार फिर बता रहा हूँ, अनिश्चित परिमाणवाचक में प्रयुक्त होने वाले शब्द कई हैं, ऐसे हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। आपको देख लेना है कि उस वाक्य में वो जो संज्ञा है वह गिनने के संदर्भ में आई है या फिर मापतोल के संदर्भ में आई है। अगर उस वाक्य में प्रयुक्त हुई संज्ञा गिनने के योग्य आई है तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और मापतोल के संदर्भ में आई है तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके लिए आपको उस वाक्य का क्रियापद भी साथ साथ ध्यान में रखना होता है। अगला आता है मित्रों सार्वनामिक विशेषण।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है मित्रों। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी के पूछे जाते हैं विशेषण में से, क्योंकि ये ऐसे विशेषण होते हैं जो सर्वनाम की तरह भी दिखाई देते हैं जबकि सर्वनाम होते नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मास इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सार्वनामिक विशेषण, नाम से ही पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। सार्वनामिक विशेषण, देखो पहले क्या पढ़ा, गुणवाचक, गुण दोष थे इसलिए गुणवाचक कह रहे थे। फिर क्या पढ़ा, संख्यावाचक, संख्याएं थी इसलिए संख्यावाचक विशेषण कह रहे थे। अब संख्याएं निश्चित थी तो इस निश्चित संख्यावाचक कह रहे थे, निश्चित नहीं थी तो अनिश्चित संख्यावाचक कह रहे थे। फिर क्या कह रहे थे, परिमाणवाचक, क्योंकि वहां बात मापतोल की हो रही थी, यानी कि वो जो सर्वनाम शब्द था वो गुण दोषों से बन रहा था इसलिए गुणवाचक कह रहे थे। विशेषण शब्द जो था वो आपका संख्याओं से बन रहा था इसलिए संख्यावाचक कह रहे थे। आपका विशेषण शब्द मापतोल मात्रा से बन रहा था इसलिए परिमाणवाचक कह रहे थे। यहाँ पर आपका जो विशेषण शब्द होगा वो गुणदोष नहीं होगा, संख्या नहीं होगी, परिमाण नहीं होगा, बल्कि आपका जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग कभी कभी विशेषण की तरह कर लिया जाता है, इसलिए ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम प्लस इक, यानी सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनने के कारण उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब सार्वनामिक विशेषण पढ़ने के लिए आपको सर्वनाम वाली कहानी आनी चाहिए। हमने वहाँ पर पढ़ा मित्रों, उस समय भी हमने चर्चा की कि यहाँ आपको जान लेना जरूरी होगा, ये बात सर्वनाम में कही कि कोई भी शब्द सर्वनाम तब कहलाएगा तब जबकि उसका प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर हुआ हो, तब वो सर्वनाम कहलाता है। कभी कभी उसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के बदले नहीं बल्कि संज्ञा के साथ में कर लेते हैं। अब जब संज्ञा के साथ में आ रहा है तो कॉमन सी बात है कि वो सर्वनाम नहीं है, ऐसी स्थिति में वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे मैं कहूँ यह दीजिए, इस वाक्य में यह शब्द इस संज्ञा के बदले आ रहा है। वाक्य सुनिए और मैं कह रहा हूँ यह दीजिए, यहाँ यह शब्द इस पेन संज्ञा के बदले आ रहा है, लेकिन मैं कहूँ यह पेन दीजिए तो पेन दीजिए संज्ञा तो साथ में आ गई। आपने तो पेन की क्या बताइए, विशेषता बताइए कि यही वाला पेन चाहिए, तो यहाँ पर यह शब्द जो है वो इस संज्ञा के बदले नहीं आया बल्कि संज्ञा के साथ में आया, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। परिभाषा कैसे कहोगे, और मैं सरल करूंगा इसको। जो सर्वनाम या जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से, जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से मिलकर, सर्वनाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ऐसा विशेषण शब्द जो हिंदी के किसी सर्वनाम से मिलकर बना है, अर्थात यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की भांति किया जाता है, विशेषण की भांति किया जाता है, और आपको पता है आप इतनी देर हो गई पढ़ते हुए, 2 क्लास हम लगभग पूरी करने जा रहे हैं। आपने पढ़ा है कि विशेषण तब होता है जब वो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हिंदी के जो 12 सर्वनाम शब्द हैं, कभी कभी हम उनका प्रयोग विशेषण की तरह कर लेते हैं, अर्थात उनको किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं करते बल्कि उनका प्रयोग हम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कर लेते हैं, तो वहीं पर वो सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब इसको मैं आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी में सर्वनाम शब्दों की कुल संख्याएं हैं मित्रों 12, और ये हमने पढ़ी है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सर्वनाम शब्दों की संख्याएं कितनी है, 12 पढ़ी आपने, पढ़ी ना भाई। उन 12 में से मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले
देखो, हालांकि हिंदी के सभी सर्वनाम शब्दों को विशेषण बना सकते हैं, लेकिन आप इसको क्रमबद्ध तरीके से सीखे। पहले मैं आपको समझा रहा हूं। हिंदी में कुल सर्वनाम शब्द हैं 12। कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, एक बार मैं समझा रहा हूं, कौन, क्या, जो, सो और स्वयं। ये 12 शब्द थे। इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कभी कभी हम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कर लेते हैं। तो ये सर्वनाम शब्द सर्वनाम नहीं रहकर विशेषण बन जाते हैं, और विशेषण में सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनते हैं। लेकिन समझे कैसे, प्रयोग कैसे करें, तो क्रमबद्ध तौर पर सीखेगा, थोड़ा धैर्य के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप छोड़िएगा मैं, तुम, आप, कुछ और स्वयं को। एक दृष्टि से इनको छोड़िए, हालांकि इनको भी हम सार्वनामिक विशेषण बना सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया मैं आपको समझा रहा हूं। मैं, तुम, आप, कुछ और स्वयं, ये आपने समझ लिए, इसलिए मैं आपको इनको एक साथ कर देता हूं। मैं, तुम, आप, कुछ और स्वयं। इनको क्यों छोड़ रहे हैं? देखो, इसलिए छोड़ रहा हूं मैं आपको। आपने पढ़ा कि ये जो कुछ है ना, ये संख्यावाचक में चल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कुछ लोग। मुझे बताओ, लोगों की विशेषता बता रहे हो आप क्या? कुछ। क्या ये कुछ शब्द यहां क्या कर रहा है? संख्या बता रहा है। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन गया। इसी का ही थोड़ी देर पहले हमने प्रयोग किया था। कुछ आम खाए। कुछ आम खाए का मतलब 1-2 आम खाए, गिनने की चर्चा हो रही है। फिर हमने कहा कुछ किलो आम खरीदे, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक के भेद बताते समय संज्ञा शब्द को देखना है कि चर्चा कैसी हो रही है। 3 उदाहरण बोल रहा हूं इसी कुछ के प्रयोग को लेकर के। ये कुछ शब्द सर्वनाम भी तो था। वह कुछ खा रहा है। इस वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है, क्योंकि खा रहा है तो कुछ न कुछ खा रहा है। जैसे बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, खा रहे ना। तो आप क्या कर रहे हैं? जैसे राम आम खा रहा है, राम बादाम खा रहा है, आपने कहा राम कुछ खा रहा है। इस वाक्य में कुछ शब्द क्या था? सर्वनाम था। हमने कहा कुछ लोग आए, मैं लिख देता हूं, समझिएगा। राम कुछ खा रहा है। इस वाक्य में कुछ सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने कहा कुछ लोग आए हैं। कुछ लोग आए हैं, ये इस वाक्य में क्या बन गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि लोगों की क्या बता रहे हो? विशेषता बता रहे हो। फिर मैं कह रहा हूं कुछ किलो आम खरीदे। मुझे बताओ, इस वाक्य में कुछ क्या कर रहा है? किलो आम खरीदे। मैंने कहा 5 किलो खरीदे, कुछ किलो खरीदे। कुछ किलो का मतलब 2, 4, 5 किलो खरीदे। निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है मित्रों। यानी कि कुछ शब्द का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में ना होकर प्रथम दृष्टया समझा रहा हूं मैं आपको। ये क्यों छोड़ रहे हैं? वापस समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूं कि इतना बेहतर तरीके से समझने का आपको पहली बार सौभाग्य मिल रहा है। आप समझो इस बात को। सर्वनाम शब्दों की संख्याएं हैं 12। कितनी है? 12। हम प्रथम दृष्टया इन 5 को छोड़ रहे हैं कि मैं, तुम, आप, कुछ और स्वयं। ये प्रथम दृष्टया समझो कि सार्वनामिक नहीं बन रहे। अभी समझो, सबसे पहले कुछ की चर्चा कर रहे हैं कि साहब इसको सार्वनामिक क्यों नहीं कर रहे हो। बाद में हम पढ़ेंगे कि सबको बनाया जा सकता है। आप क्रमबद्ध तौर पर सीखो। ये इसलिए बनते हैं कि इसका अधिकतम प्रयोग अनिश्चित संख्या, ये मूल रूप में सर्वनाम था, यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम है, संख्यावाचक। अनिश्चित
सर्वनाम। यहां कह रहे हैं कि कुछ लोग, यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि लोगों की विशेषता बता रहा है। कुछ किलो आम खरीदे, यहां पर कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक का काम कर रहा है। समझ रहे मेरी कहानी को? अब ये जो 3-4 और बच गए, यानी कुछ को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक का काम करता है। समझ गई कहानी? अब बचा स्वयं, तुम और आप। ये हूबहू, ये शब्द हूबहू सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं। ये शब्द हूबहू सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते पहली दृष्टि से छोड़ के। तो आपने कितने छोड़ दिए? 5। तो आप यूं सीखो कि मैं, तुम, आप, कुछ और स्वयं को छोड़ करके, इनको अभी हमने छोड़ दिया है। देखो इनको भी हम बना सकते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो यौगिक विशेषण बन जाते हैं। मैं, तुम, आप, स्वयं, कुछ को छोड़ करके शेष कौन कौन से बच गए? यह, वह, कोई, कौन, क्या, जो, सो और स्वयं, नहीं जो, सो। इन 7 शब्दों को जैसे है वैसे के वैसे अथवा इनके विकसित रूप, समझिएगा बात को। यह, वह, कोई, कौन, क्या, जो, सो, ये 7 सर्वनाम शब्द तथा इनके विकसित रूप। जैसे यह के विकसित रूप सर्वनाम में बताया आपको, यह, इसका, इसकी, वह, उनका, उनकी, कोई, किसी, किन्हीं, कौन, किनका, किनकी, किनके, जो, जितना, जितनी, जितने, सो, इनके सबके विकसित रूप बताए थे। ये यदि किसी संज्ञा के पूर्व में प्रयुक्त हो जाए, पूर्व में प्रयुक्त हो जाए, तो ये सर्वनाम नहीं होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। वापस समझा रहा हूं, सर्वनाम तब होते हैं जब संज्ञा के बदले आते हैं। हम कह रहे हैं इन सर्वनाम, 7 सर्वनाम शब्दों को खुद को तथा इनके विकसित रूपों को यदि किसी संज्ञा के जस्ट पूर्व में जोड़ दिया जाए तो ये शब्द सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। समझाई कहानी? अब ये जो बच गए इनकी मैं बात कर रहा हूं। इनमें से कुछ की चर्चा हमने कर ली कि कुछ जो है मूल रूप में अनिश्चित संख्यावाचक बनता है, कभी कभी इसको अनिश्चित परिमाणवाचक भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यह निर्भर करेगा कि आप वाक्य में जिस संज्ञा की विशेषता बता रहे हो वो मापने के संदर्भ में आई है या फिर गिनने के संदर्भ में आई है। अब बाकी जो बच गए कितने? ये वाले 4, इनके साथ सा से सी जोड़कर भी इनको सार्वनामिक विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे मैं का विकसित रूप मुझसा शिक्षक, मुझसा शिक्षक। आप विशेषता किसकी बता रहे हो? शिक्षक की। कैसा? मुझसा। तुमसा साथी, आपसा साथी, साथी कैसा? आपसा, तुमसा, अपना सा। ये किसी भी, इनके साथ भी और इनके साथ भी। देखो यहां वापस समझा रहा हूं, पूरी कहानी वापस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्याएं हैं 12। प्रथम दृष्टया मैं कह रहा हूं यह, वह, कोई, कौन, क्या, जो, सो। ये जो 7 शब्द हैं, इन 7 शब्दों को खुद को अथवा इनके विकसित रूपों को किसी भी संज्ञा के जस्ट पूर्व में बिल्कुल पहले जोड़ दोगे तो ये शब्द सर्वनाम नहीं होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। अभी मैं तुलनात्मक तौर पर भी बताऊंगा आपको। बच गए में से 5 बचे, मैं, तुम, आप, स्वयं। इन चारों को खुद को हूबहू सार्वनामिक विशेषण नहीं बना सकते। इनके साथ, इनके या इनके विकसित रूपों के साथ सा से सी जोड़ करके भी सार्वनामिक विशेषण बनाया जा सकता है। कुछ का प्रयोग, कुछ शब्द का प्रयोग, वापस समझो, अब और आगे बढ़ रहा हूं इस कहानी को। अब तक 3 बताया था, कुछ में 1/4 कहानी और जोड़ रहा हूं। कुछ शब्द का प्रयोग यदि किसी गणनावाची संज्ञा के पूर्व में आएगा तब तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। अगर उसी कुछ शब्द का प्रयोग
मापतोल मात्रा वाली संज्ञा के साथ आ जाएगा, की स्थिति में आ जाएगा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक माना जाएगा। और इसी कुछ शब्द का प्रयोग मित्रों कभी कभी गणनावाची और संख्यावाची अथवा परिमाणवाची संज्ञा नहीं हो, अगणनावाची अपरिमाणवाची संज्ञाओं के साथ कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह कुछ भी सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कुछ बात तो जरूर है। अब मुझे बताओ विशेषता किसकी बता रहे हो? बात की। कुछ बात तो है भाई, मामला गड़बड़ लग रहा है आजकल, क्या बात है? खोए खोए रहते हो, मंद मंद मुस्कुराते हो, अलग अलग दिखाई देते हो, कुछ तो बात है। विशेषता किसकी बता रहे हो? बात की। अब मुझे बताओ बात कुछ है, क्या कुछ यहाँ पर बात गिन सकते हो? क्या नहीं गिन सकते। क्या बात का मापतोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द सार्वनामिक विशेषण भी बन जाता है। ये जो लाइन बता रहा हूँ ना मित्रों, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 99% विद्यार्थी पहली बार सुन समझ रहे हैं। समझिएगा इसको, पूरी कहानी वापस समझा रहा हूँ एक बार फिर से सरल शब्दों में। मैं, तुम, आप, स्वयं, इनके साथ, सीधे सीधे नहीं, इनके साथ ये प्लस लिख रहा हूं, प्लस सा से सी जोड़कर सार्वनामिक विशेषण बना सकते हैं, लेकिन संज्ञा के पहले प्रयोग होने चाहिए। प्लस यह, वह, कोई, कौन, क्या, जो, सो, ये हूबहू, हूबहू प्लस का मतलब तथा, विकसित रूप, संज्ञा के पूर्व, यह समझने का सरल तरीका, संज्ञा के पूर्व प्रयोग कर लो तो क्या बन जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। समझ कहानी? कुछ का लफड़ा है, कुछ का क्या करे रे, इसका बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो कुछ प्लस गणनावाची संज्ञा है, गणनावाची संज्ञा है, तब तो ये क्या होगा? मैं लाइन खींच रहा हूं, तब ये जो कुछ है ना, ये अनिश्चित संख्यावाचक बन जाएगा रे बाबा। और इस कुछ प्लस यानी इसके साथ यहां जो संज्ञा आएगी वो यदि परिमाण वाली है, माप तोल वाली है, कैसी है? उदाहरण बोल रहा हूं साथ साथ, कुछ लोग, तो कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। इनके बाकी के मैं सबके उदाहरण दूंगा, इनके उदाहरण बोल रहा हूं साथ साथ में। कुछ लोग, तो लोग कैसे? कुछ गिनने वाले, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कुछ किलो आम खरीदे, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। और मैंने कहा कुछ प्लस कुछ बात जरूर है, यानी कि कुछ प्लस ये दोनों नहीं हो, यानी गणनावाची भी नहीं हो संज्ञा और माप तोल वाली भी नहीं हो, तो कुछ भी क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सुनाई मित्रों कहानी? अब कैसे बनते हैं मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं तुलनात्मक तौर पे, आप समझिएगा। मैं दो तरह से इधर दो पैरा बना रहा हूं। एक तरफ लिख रहा हूं सर्वनाम प्रयोग, सर्वनाम प्रयोग यानी वो जो शब्द है ना उसको मैं लिख रहा हूं कि वो सर्वनाम कब होता है और उसको कब सार्वनामिक विशेषण बना लिया जाता है। और दूसरी तरफ लिख रहा हूं सार्वनामिक विशेषण प्रयोग,
अभी आपने समझा, वापस दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, सर्वनाम वाला भी। जैसे मैंने कहा यह दीजिए, मुझे बताओ इस वाक्य में यह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि यह किसी न किसी, जैसे मैं कहता पेन दीजिए तो पेन तो संज्ञा थी, उस संज्ञा के बदले आपने कहा यह दीजिए, तो यह इस वाक्य में क्या है, रेखांकन क्या है रे, यह इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं। मैं कह रहा हूं यह दीजिए, निश्चय करा रहे आप, लेकिन मैं कहूं यह पुस्तक दीजिए, यह पुस्तक दीजिए। अब मित्रों ये यहाँ यह शब्द किसी संज्ञा के बदले नहीं आया है, ये तो किसी न किसी संज्ञा का निश्चय करा रहा है, लेकिन संज्ञा की विशेषता बता रहा है, क्योंकि यहाँ ये इस संज्ञा के बदले नहीं आया न और किसी संज्ञा के। ये तो कह रहा है कि यह पुस्तक दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। समझ रहे मित्रों कहानी। अब सार्वनामिक विशेषण के भी भेद होते हैं। बोले साहब ये और कौन सा पंगा है, बड़ा काम कर दिया आपने तो। भाई इसीलिए पढ़ा रहे हैं इतना कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण का कौन सा भेद होगा, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वनाम का भेद है वही सार्वनामिक विशेषण का भेद हो जाएगा। ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण को और नाम से भी पुकारते हैं, संकेतवाचक या निर्देशक। तो आप इसको अगर कहोगे कि संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम है इस वाक्य में यह है, तो इस वाक्य में यह को आप कह सकते हो कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक या माफ चाहूंगा निर्देशक सार्वनामिक विशेषण है। अब समझ कहानी। उसी तरह वह लाइए, स्पष्ट है कि यहाँ वह किसी वस्तु की निश्चयता के लिए बोध करा रहे हैं, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं कहूँ वह पुस्तक लाइए, वह पुस्तक लाइए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वह इस पुस्तक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसी तरह अगला हम कह रहे हैं यह वह कोई की बात हम कह रहे हैं। मैं कहूँ कोई आया, अब ये कोई आया तो कोई क्या है, क्योंकि इससे कोई निश्चय नहीं हो रहा है। अगर मैं कहता कि राम आया तो राम एक संज्ञा थी, आपने उस राम संज्ञा के बदले कहा कोई आया, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन मैं कहूँ कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, स्पष्ट है कि आदमी आया संज्ञा तो आ गई, लेकिन आदमी कौन सा है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कोई है, लेकिन ये कोई से भी निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ रहे मित्रों कहानी। इसी तरह से आप बाकी का प्रयोग कर रहे हो, कौन आया, कौन आया, ये इस वाक्य में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन मैं कहूँ कौन राम आया या कौन आदमी आया, कौन राम आया, यहाँ पर कौन इस राम के बारे में प्रश्न कर रहा है, लेकिन राम संज्ञा के स्थान पर आता तो सर्वनाम होता है। तो राम संज्ञा की विशेषता का प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आप बाकी सर्वनामों का विशेषण की तरह प्रयोग कर सकते हो। ये विशेषण के भेदों का प्रकरण मित्रों समाप्त हुआ। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण शब्दों की रचनाएं अथवा उनका निर्माण। ये कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।